HDFC बैंक, हमने कुछ डिटेल में बातचीत करी थी, लेकिन समझ लेते हैं सारे डेवलपमेंट। वो सेल साइड एनालिस्ट के साथ जब मुलाकात हुई थी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का कहना क्या था, क्या कंसर्न्स हाईलाइट किए गए? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पर जो कल एनालिस्ट मीट हुई है उसमें साफ निकल कर आ रहा है कि मर्जर के बाद थोड़ा सा बिजनेस पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। नेटवर्थ के लिहाज से जो अनुमान है वो यही है कि करीब करीब 5% तक का नेटवर्थ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है मर्जर के चलते। मैनेजमेंट ने जो भी सामने तथ्य रखे हैं उससे ये भी निकल कर आ रहा है कि मर्ज्ड एंटिटी के जो मार्जिन्स है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। ये 4.1% के आसपास थे Q1 में, जो घटकर 3.7 से 3.8% के आसपास रह सकते हैं, यानी कि 20 से 25 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी नरम होती हुई दिखाई दे सकती है। ग्रॉस एनपीए अनुमान था कि करीब 1.2% रहेगा, तो वो बढ़कर 1.4% पर आ सकता है, और नेट एनपीए के लिहाज से देखें तो ये 0.3% से बढ़कर 0.4% के आसपास आएगा। तो थोड़ी सी एसेट क्वालिटी खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एनालिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि पैट और बुक वैल्यू के जो एस्टिमेट है वो थोड़े से रिवाइज करके कम करेंगे, मिड सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट यतिन आ गए तो वो डिटेल में आपको बता पाएंगे कि ब्रोकरेजेस ने ये जो हाईलाइट किया है इस पर क्या टारगेट्स बदल रहे हैं या नहीं, और उसके आगे भी और क्या कुछ और डिटेल निकल कर आ सकता है। बताइए भाई, सीधे आप ही से चलेंगे, मेरा काम रोल खत्म हो गया, आप बताइए। कैमरा आपकी तरफ था, मुझे लगा आपके पास आएंगे पहले, फिर मेरे पास आएंगे। नेवरदलेस, जैसे हर्षदा अपनी ओपनिंग कमेंट्स में बता रही थी कि कैमरा बदल गया, हाँ कैमरा बदल गया, और कि 5% बुक वैल्यू पे इम्पैक्ट आएगा, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत कंसर्न्स है ब्रोकरेजेस की तरफ से। हालांकि किसी ब्रोकरेज ने शेयर को सब्सटेंशियली डाउनग्रेड नहीं किया है या कोई टारगेट नहीं काटा है, एक्सेप्ट नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और 170-80 रुपए से टारगेट काटा है। हालांकि सभी ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि जो ज्यादा प्रोविजनिंग होगी और ज्यादा एसेट क्वालिटी पे जो दबाव आएगा उसके कारण आपको प्रेशर दिखाई देगा बुक वैल्यू पे और नेटवर्थ पे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि नेटवर्थ पे यानी बुक वैल्यू पे जो इंपैक्ट होगा 4 से 5% जो है एस्टिमेट कर रहे हैं ब्रोकरेजेस। कंपनी ने ऑलरेडी 5% का एस्टिमेट तो रखा ही है, लेकिन ब्रोकरेजेस भी उसी के साथ 4 से 5% बुक वैल्यू में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि दोनों कंपनीज जब मर्ज हुई HDFC बैंक और HDFC, तो लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, और क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा हो गई उसको डिप्लॉय करने के लिए थोड़े क्वार्टर्स लगेंगे, और इसीलिए मिड टर्म में आपको एसेट क्वालिटी और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोनों पे प्रेशर दिखाई दे सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HDFC बैंक ने 2 से 2.1 के आसपास का रिटर्न ऑन एसेट्स का गाइडेंस दिया था। क्योंकि यहां इंपैक्ट आएगा प्रोविजनिंग का, तो शायद ये गाइडेंस जो है मीट नहीं कर पाएगी कंपनी, और आखिर में जो अर्निंग्स हैं इसको रिकवर करने में और ग्रो करने में थोड़े बहुत क्वार्टर्स यहां से लग जाएंगे, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। तो शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के हिसाब से ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को अप्रोच कर रहे हैं अभी। लेकिन कोई, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके स्क्रीन पे जैसे टारगेट्स आ रहे हैं 2019 के ऊपर ही, तो कोई बड़ा बदलाव आपको नहीं देखने को मिला। एनआईएम कंप्रेशन की बात तो एजीएम में कर डाली थी, अभी बात करी कॉर्पोरेट लोन बुक को लेकर, यानी कि बेसिकली इनके नॉन रिटेल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो के कंसर्न्स को लेकर। एसेट क्वालिटी भी डिटेरियोरेट होने की तैयारी करा दी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी की। धर्मेश जी, क्या व्यू बन रहा है आप लोग का HDFC बैंक पे? आप लोग ले रहे हो या ये सब कुछ प्ले आउट होने देते हैं, उसके बाद फाइनल फैसला कब लेना है तब डिसाइड करेंगे? देखिए, ले तो नहीं रहे हैं, रिकमेंडेशन बाई का तो नहीं है। जो दूसरी बात HDFC बैंक के साथ है, जो इनका जो साइज हो गया है वहां से जो ग्रोथ का रन रेट है वो डेफिनेटली नीचे होगा। मतलब 10-12% का भी ग्रोथ का रन रेट ये मेंटेन कर लें FY25-26 में, तो वो रिमार्केबल रहेगा। और जो कंसर्न्स इनके बुक पे आ रहा है वो इंडस्ट्री वाइड कंसर्न्स है लार्जर बैंक के साथ, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन का बुक का ग्रोथ हो, तो बिकॉज इंटरनल एक्यूरेस आप किसी भी कॉर्पोरेट से बात करें, छोटा हो बड़ा हो, सबके पास इतनी स्ट्रांग है कि उनको कॉर्पोरेट लोन चाहिए नहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको वर्किंग कैपिटल लोन की जरूरत पड़ती है, तो उसका ग्रोथ रन रेट कम रहता है। तो ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो ना कि HDFC बैंक के लिए बल्कि ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक के साथ भी यही समस्या आने वाली है। जैसे जैसे उनकी साइज बड़ी होगी, SBI के साथ भी यही प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो जिस क्षेत्र में इनको बहुत बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा था, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वहां पर भी बहुत बड़ा ग्रोथ आपको जो स्मॉल NBFC है वो लोग मार्केट काफी स्पीड में
कैप्चर करते जा रहे हैं। सो एक पूरा का पूरा एक इनके साथ वैक्यूम क्रिएट होगा ग्रोथ को लेकर के। तो मेरी जो मेन कंसर्न एचडीएफसी बैंक के साथ ये है कि 2% का आरओए मुश्किल है और जो ग्रोथ रेट है 20-22% का डिफिकल्ट रहेगा। तो 3-3.5 टाइम जो प्राइस टू बुक देते हैं आप टीटीएम पे, वो वैल्यूएशन ये कमांड नहीं कर पाएगा। तो 2 साल तो इनको एडजस्टमेंट पे लगेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल कॉस्ट में बढ़ेगा। तो राइट नाउ तो अवॉइड है हम लोग के हिसाब से, बिकॉज बेहतर विकल्प बहुत है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। क्विकली अगले एचडीएफसी बैंक खुलने के बाद इस पे मैं जरा टेक्निकल राय लेता हूं, देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है इन डेवलपमेंट्स पे। ब्लू स्टार रडार पे आज हाँ आशीष, ब्लू स्टार ने मंडे को क्यूआईपी लॉन्च किया पोस्ट मार्केट आवर्स। कंपनी जो है लगभग 1000 करोड़ रुपए रेस करने को देख रही है और इसीलिए ये क्यूआईपी लॉन्च हुआ है। अगर आप डिटेल्स में चले जाएं तो बहुत सारे फायदे हैं इस फंड रेस के, क्योंकि कंपनी अपनी डेट को सुधारने के लिए और जो श्री सिटी इनका एक बड़ा प्लांट आने वाला है उसके केपेक्स के लिए ये पैसा जो है रेस करने वाली है। डिमांड काफ़ी ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ रही है और सोर्सेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो क्यूआईपी का इंडिकेटिव प्राइस है, जो सेबी का फ्लोर प्राइस है, उससे 1.5-2% डिस्काउंट पे ही है। 770 रुपीज़ का क्यूआईपी इंडिकेटिव प्राइस है और कुल मिला के 1.3 करोड़ शेयर्स का ये क्यूआईपी इशू आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की जो कवायद है ब्लू स्टार ने शुरू कर दी है और शायद आज ये क्यूआईपी कंक्लूड भी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। चलिए रखिए ब्लू स्टार को रडार पे। फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होना है, शायद देखते हैं बाजार कैसे लेता है इसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज रडार पे कल गणेश चतुर्थी के दिन कुछ लॉन्च वॉन्च कर दिया अर्षदा? जी हाँ आशीष, ये इनफैक्ट कंपनी ने पहले भी कहा था कि एयर फाइबर का लॉन्च वो करेंगे गणेश चतुर्थी के मौके पर, जो हो चुका है। इसकी प्राइसिंग सामने आ चुकी है। एयर फाइबर मैक्स करीब 1499 पर प्राइस किया जाएगा और एयर फाइबर जो रेगुलर सर्विस है वो 599 पर प्राइस की जाएगी। इससे बेसिकली कंपनी का इरादा यही है अपने पोटेंशियल कस्टमर बेस को अच्छा खासा बढ़ाने का। साथ ही साथ 3 साल में कंपनी कह रही 20 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने का इनका लक्ष्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लिहाज से रेडार पर रखेंगे। साथ ही आप भारतीय एयरटेल को भी रेडार पर रखिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने कुछ हफ्ते पहले दरअसल अपनी ये फाइबर सर्विसेज लॉन्च की थी और उसकी तुलना में जियो फाइबर की जो प्राइसेस है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट उस स्टॉक पे भी आता है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को रडार पे। अच्छा, वो हम लोग बात कर रहे थे डिलीवरी की, तब मेंशन कर रहा था कि हर्षदा जुड़ेंगी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बता देंगे कनाडा का एक्सपोजर कहाँ लिस्टेड स्पेस में तकड़ा है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या रखना है रडार पे। और डिलीवरी में कनेडियन पेंशन फंड का करीब 6% का हिस्सा है। वैल्यू टर्म्स में अगर आप मंडे की क्लोजिंग प्राइस से तुलना करेंगे तो लगभग 1878 करोड़ की वैल्यू है यहाँ पर। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 2.68% स्टेक ये कनेडियन पेंशन फंड होल्ड करता है और उसकी वैल्यू 9582 करोड़ है। इंडस टावर में करीब 2.18% तक का स्टेक है और उस पर्टिकुलर स्टेक की वैल्यू करीब 1000 करोड़ के आसपास है। पेटीएम में 1.76% हिस्सेदारी दरअसल कनेडियन पेंशन फंड की है और 973 करोड़ के आसपास वो वैल्यूड है। नायका में 1.4% स्टेक सीआईपीबी होल्ड करता है, 625 करोड़ की वैल्यू। जोमैटो में 2.37% की हिस्सेदारी है और इसकी वैल्यू करीब 2078 करोड़ की है। इसके अलावा कुछ और दिग्गज नाम है, विप्रो, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन यहाँ पर जो होल्डिंग है आईसीआईसी में करीब $10 मिलियन की है, विप्रो में करीब $12 मिलियन की और इन्फोसिस में करीब $22 मिलियन की। तो ये भी कुछ और स्टॉक्स है, लेकिन बड़ा जो हिस्सा है वो हाल ही की लिस्टेड कंपनियों में है और ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक में है। तगड़ा एक्सपोजर है कनाडा पेंशन फंड का। लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस मिलाकर शायद वो 1 लाख करोड़ से ऊपर की लास्ट फाइलिंग थी। चलिए सेंटिमेंट वाला, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेचने हारा नहीं आ रहा है, पर रडार पर रखनी चाहिए इस तरह के स्टॉक जहां पे मीनिंगफुल शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम नजर आ रहा हो प्रोमिनेंटली। टाटा मोटर्स भी रडार पे और बाकी के स्टॉक्स न्यूज़ कौन कौन से? टाटा मोटर्स में दरअसल इनके सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके दाम बढ़ाने का फैसला कंपनी ने कर लिया है। 3% का प्राइस हाइक कंपनी लेगी, ये 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स लागू होगा। हाल ही में जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उसको क्लियरली पास ऑन कर रही है और हर तरह की कमर्शियल व्हीकल में प्राइस हाइक होगा, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा अंबर एंटरप्राइजेस भी आप ध्यान में रखिएगा। अंबर की एक सब्सिडरी है ILJIN,
उसने नेक्स्ट बेस नाम की कंपनी के साथ जेवी किया है। जेवी में दोनों ही कंपनियों की 50-50% दरअसल शेयर होल्डिंग होगी, लेकिन ये जेवी प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग वेरिएबल्स के लिए रहेगी। अब ये जो नेक्स्ट बेस है वो नॉइज के प्रोडक्ट्स को दरअसल प्रोड्यूस और मार्केट करती है, और ये प्रोमिनेंट छोटे शहरों में ब्रांड बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बायोकॉन भी आप रेडार पर रखिए। बायोकॉन ने दरअसल एक ग्रुप सीईओ अपॉइंट कर दिया है, सितंबर 18 ऑनवर्ड से इफेक्टिव है। पीटर बेन्स है इनका नाम। पीटर बेन्स डायरेक्टली किरण मजूमदार शॉ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पद छोड़ा था बायोकॉन के बोर्ड से। अब ये ग्रुप सीईओ के तौर पर आ रहे हैं, और इन्होंने पहले करीब 5 साल सिंजीन का भी पदभार एज अ हेड संभाला है, और इन्होंने इनके सिंजीन के आईपीओ तक कंपनी में साथ दिया था। तो ये बेसिकली एक ग्रुप सीईओ के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट के लिए अपडेट आया। अगस्त में जो पैसेंजर ट्रैफिक था इनके एयरपोर्ट्स पर वो 97 लाख था। तो साल दर साल अगर आप तुलना करते हैं 27% तक का इजाफा है। मंथ ऑन मंथ हल्का सा 1% कम है ये। अशोक बिल्डकॉन पर भी नजर रखिएगा। 4 प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 646 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। एनबीसीसी को 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से। साथ ही बीएल कश्यप को के हाथ भी करीब 167 करोड़ का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से ऑर्डर हाथ लगा है। टोटल ऑर्डर बुक कंपनी की इन्होंने जो शेयर की है 3000 करोड़ के आसपास की है। जाइडस लाइफ भी और कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से एक क्लियरेंस मिला है। अहमदाबाद की जो फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए ये क्लियरेंस आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ और स्टॉक्स आप रेडार पर रखें। इन सबको रडार पे। बायोकॉन सचिन के पास चला जाए। सचिन, तगड़ी पिटाई के बाद कुछ संभलने की कोशिश तो कर रहा है स्टॉक, और खबरें भी ठीक ठाक आना शुरू हुई हैं। क्या करना चाहिए इस पे? आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्शन है। 280 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर जरूर है, बट नीचे मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है 265-268 जोन के आसपास का। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन हो सकता है, बट अगर ये गिरावट होती है तो आई थिंक 262 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। बट खरीदारी मुझे लग रहा है जितना आप 268 लेवल्स या 265 के जोन में करोगे उतना बेटर होगा। तो साहब, एक डिलीवरी का क्विकली, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा भी करी हमने खबरों में भी, और सबसे तगड़ा एक्सपोजर किसी का है पेंशन फंड का कनाडा के, तो इसी स्टॉक पे क्विकली चार्ट चेक बस। बेस है वो इतनी तगड़ी नहीं हुई है, इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहा है काउंटर। सतवीर साहब, आपके लिए। आशीष जी, मैंने नाम नहीं सुना था। कोई इशू नहीं सर। आशीष जी, देखिए डिलीवरी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वैसे स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लगता है आज इम्पैक्ट दिखेगा। तो हम यही देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट बनता है। मेरे हिसाब से इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 400 के आसपास, जो कि इसका 200 डीएमआई है। अगर 400 का लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट रहेगा 380। तो व्यू जो है वो कॉशियस रहेगा। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा, अगर 400 टूटता है तो भी बॉटम फिशिंग न करे, प्रोबेबली थोड़ा सेलिंग जो है न्यूज इंपैक्ट और दिखेगा। ओके, चलिए इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटने का समय। ट्रांजिशन कर रहा हूं। एक चीज बता देता हूं, आज आर कबेल की लिस्टिंग का भी इंतजार रहेगा 10 बजे। मुनाफे की तैयारी से पहला सौदा में कदम रख रहे हैं। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की, और एक वीक ओपनिंग की तैयारी करेंगे। 100 पॉइंट का गैप डाउन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट शायद एचडीएफसी बैंक का मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी पर और गैप डाउन होगा, शायद 300-400 पॉइंट का। लेकिन उसके बाद देखते हैं किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। ये आशीष चतुर्मोता जी माफ़ी मांग रहे थे, उनसे बोल दीजिएगा, मैसेज दे दीजिएगा, माफ़ नहीं किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज 19% की रिटर्न इस साल तक आ चुकी है। गणेश जी को म्यूट मोड पे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा आशीष जी, पार्टी बनती है, मोदक मिष्ठान कुछ तो होना चाहिए। अरे यार, ये बात तो सही है यार। ऐसे थोड़ा ना आप भेजोगे मैसेज, हम लोग ऐसा कर देंगे रिप्लाई।
ये बात तो सही है, वैलिड पॉइंट है। तो बिल्कुल पार्टी बनती है। इनफैक्ट अभी 8 दिन में आपको पार्टी देता तो आपको मजा नहीं आता। अब पोजीशन खत्म हो गया, अब बिल्कुल पार्टी करेंगे और जोरदार पार्टी करेंगे। ओके, वीरू के पास जाएंगे मजाक कर रहे थे open आशीष जी। session की। हाँ वीरू कुछ कह रहे हो आप? नहीं मैं कहता मजाक कर रहा था आशीष जी, दिल पे मत लीजिएगा, बस पार्टी करेंगे कुछ। नहीं मजाक में काम की बात आपने कर दी है, ठीक है, अपना काम हो गया है, लग रहा है मुझे। प्री ओपन बस शुरू होगा, टिकट टीम दिखाना शुरू करेगी, वीरू रिविजिट भी करेंगे प्री ओपन सेशन को, लेकिन पहले आज के स्पॉटलाइट्स। HDFC बैंक और डिलीवरी हमने बिग स्टॉक्स में मेंशन किया, स्पॉटलाइट्स क्या? स्पॉटलाइट आज वैसे मैं सोच रहा था कि ना लूं, फिर मैं कहा नहीं लेना तो चाहिए क्योंकि मार्केट इतना वीक लग रहा है आज। खैर फिर भी थोड़ा सा कॉशन के साथ ही ट्रेड करिए मार्केट में और लार्ज कैप में रहिए। और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आपको ट्रेड करना ही करना है, लेकिन जो स्टॉक्स मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है पावर ग्रिड, और पूरा का पूरा पावर सेक्टर एक्चुअली। ये देखिए, ये पावर ग्रिड का चार्ट है और ये एक 16 साल का चैनल है। ये 2008 से चैनल बनाया हमने, ध्यान रखिएगा 2008 से। उस चैनल को क्रॉस करने की यहाँ पर तैयारी हो रही है और इसके लिए ये अच्छा है, मजबूत है। सेक्टर भी वापस फोकस में आया पावर का, तो यहाँ पर अब बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देख ही रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारा एक स्टॉक है। और अगर आप पिछले 2 दिन का मूव देखेंगे यहाँ पर, तो डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, करीब 67% से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए ये स्टॉक हमारा फोकस में है। एफएनओ में भी शॉर्ट कवरिंग है और जैसा मैंने कहा पावर पर फोकस है इस समय। एक सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, एनटीपीसी में भी आपने मूव देखा है, पीएफसी आरईसी के मूव हमने देखे थे पिछले महीने। दूसरा स्टॉक जो है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में ये रैली शुरू हुई थी जब वो जियो फिन की लिस्टिंग हुई थी उस दिन से। उससे पहले एक स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था, ये देखिए, उसके बाद इसमें एक रैली आनी शुरू हुई थी और ये लगातार 5 हफ्ते से, वीकली चार्ट है, 5 हफ्ते से आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं। उससे पहले आपने लगातार 5 वीक रेड कैंडल्स देखे थे। और एफएनओ में भी या तो बाइंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है दिन ब दिन, तो इसके लिए ये स्टॉक भी हमारा फोकस में है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज मैं 2 जोड़ रहा हूँ। पहला, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। दूसरा, आज मार्केट थोड़ी सी वीक रहने के इंडिकेशंस हैं, तो जो भी ट्रेड लें अपने एडवाइजर से पूछ के स्टॉप लॉस लगाकर सोच समझ कर ही ट्रेड लें। बिल्कुल ठीक। पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस, ये आज के दोनों स्पॉटलाइट्स। वीरू, प्री ओपन। शुक्रिया आशीष। और प्री ओपन अभी देखा नहीं जा रहा, इट्स 19771 और दिक्कत का सबब अगर कुछ है तो देखिए, और वो है HDFC बैंक। आई मीन इट्स 1580, करीब 3% नीचे, 50 रुपए का यहाँ पे नुकसान है। मतलब याद रखिएगा, अगस्त की सीरीज में जब लास्ट में इसने 1540 का लो लगाया था, नहीं 1550 का लो लगाया था, वीकली चार्ट्स काफ़ी डिटोरेट हो गए थे। उसके बाद इसमें स्ट्रेंथ आई थी, 1600 को रीगेन किया, ऑलमोस्ट 1650 तक का सफ़र। अब इस एनालिस्ट मीट के बाद आज रिएक्शन काफ़ी खराब, 1581, और इंडेक्स पे पूरा का पूरा प्रभाव अगर किसी स्टॉक का है दैट्स ओनली HDFC बैंक। उसके बाद लेके आइए कोटक महिंद्रा बैंक। अभी आप कनाडा से जो सरोकार एस्टेब्लिश करते हुए तमाम स्टॉक्स को देख रहे थे, एक बार कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पे करीब 0.5% नीचे। शायद माइट भी जो भी इम्पैक्ट हो वो ग्रेजुअल होगा यहाँ पे, लेकिन HDFC बैंक पे इमीडिएट इम्पैक्ट। बाकी बैंकिंग में जो स्टॉक्स पीछे हैं, बैकफुट पे हैं, दैट्स एक्सिस बैंक। और आईटी में इस वक्त इन्फोसिस और TCS, 2 दिग्गज थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। अच्छी खबरें थी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और जियो फाइबर लॉन्च, और लेकिन रिलायंस भी करीब 2385 पे, करीब 51 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। ब्लू स्टार लेके आइए, इसको देखते हैं, और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स इन न्यूज़ में शुमार काउंटर्स में आज देखेंगे। एक बार बायोकॉन को और साथ ही साथ एक बार हम देखेंगे अशोका बिल्डकॉन को। ब्लू स्टार आपकी स्क्रीन पे 815 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ 274.95। बट ये HDFC बैंक का गैप डाउन जो है अनुज, हमको ऐसी ट्रेजेक्ट्री में ले जा रहा है जो कि शायद फॉर द टाइमिंग हमने इस दौर में बिलीव ना की हो। थोड़ा टफ सेशन आज इंडस्ट्रीज के लिए, स्पेशली HDFC बैंक को देखते हुए। बिल्कुल। खैर HDFC बैंक एक बार सेटल होने देते हैं इसको। उसके वजह से मैं कह रहा था, मंडे को ऑलरेडी गिरा था ये स्टॉक, डे लो पर बंद हुआ था। 1580 पर खुलने की आज एक्सपेक्टेशन थी। 1580 पर खुल गया अगर, उसके बाद कोई मतलब नहीं है उसके बाद शॉर्ट करने का यहाँ पर। खैर एनीवे, उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी पर गैप डाउन आएगा। अच्छा, इन्फोसिस भी गैप डाउन दिखा रहा है, ये मेरे ख्याल से करेक्ट होगा। एक्सिस बैंक ये भी, लेकिन करेंसी एक्चुअली स्ट्रांग है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि मार्केट वीक नहीं है। आप देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद
इस लेवल का डॉलर इंडेक्स, इस लेवल का क्रूड, इस लेवल का FI सेलिंग, लेकिन डॉलर रुपए में रत्ती भर का फर्क है। बिल्कुल हाँ। 83.26 वाला मंडे की क्लोज वाला 83.23 पे 3 पैसे इसमें मजबूती के साथ ही रुपया काम काज करता हुआ, बढ़िया है। आज कमोडिटीज दिखा दीजिए पहले, सोना और चांदी, कच्चा तेल 1% करेक्ट होके ट्रेड करता हुआ 74-76 के लेवल्स, 70 रुपए का दबाव। चांदी आधे % तक की कमजोरी है भाई साहब, 300 रुपए करेक्ट हुआ है, 72-270 के शुरुआती टिक्स। और सोना फ्लैट है लेकिन लाल में ही शुरुआत कर रहा है, 44 रुपए का दबाव। तो रुपया रेजिलिएंट और बाकी जो प्रोमिनेंट कमोडिटीज की ओपनिंग थोड़ी सी वीक होती हुई। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स पे बातचीत हुई थी, हाईलाइट हुए थे, उन स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप देखिए।